नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की एक कह सकते हैं लैंडमार्क किताब पर, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब 1997 में आई थी और दुनिया भर में मतलब करोड़ों कॉपीज बिकी हैं इसकी। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच थी उसे बदला है। किताब का जो बेसिस है वो इंटरेस्टिंग है। लेखक के दो पिता जैसे फिगर हैं हाँ, एक उनके अपने पिता पुअर डैड, पढ़े लिखे पर पारंपरिक सोच वाले, और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड जो उद्यमी थे। और दोनों के पैसे, काम, निवेश को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग थे। तो आज हम इसी के मुख्य सबक देखेंगे और जो आलोचनाएं हुई हैं उन पर भी बात करेंगे। हाँ, जरूरी है कि दोनों पहलू देखें। चलिए शुरू करते हैं। किताब में कुल मिलाकर 6 मुख्य सबक बताए गए हैं। पहला, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, मतलब वो संपत्ति बनाते हैं जो इनकम जनरेट करे। बिल्कुल। तो जोर सैलरी पर टिके रहने के बजाय निवेश और अपना कुछ करने, एंटरप्रेन्योरशिप पर है, अच्छा। ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। हम्म। पर यहाँ एक आलोचना है अच्छा। कि ये नजरिया शायद शुरुआती नौकरी की अहमियत को कम आंकता है। वहीं से तो अक्सर स्किल और पहली पूंजी बनती है। ये बात तो है। फिर आता है दूसरा सबक, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खासकर ये समझना कि संपत्ति क्या है और देनदारी क्या, एसेट और लायबिलिटी। कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो निकाले। हाँ, ये एक मतलब कोर आइडिया है किताब का। लेकिन जो समीक्षाएं हैं वो कहती हैं कि ये परिभाषा थोड़ी ज्यादा ही सरल है। अच्छा, कैसे? जैसे वो कहते हैं कि आपका घर अगर उससे किराया नहीं आ रहा तो वो लायबिलिटी है, जी। जबकि पारंपरिक अकाउंटिंग में घर को एसेट माना जाता है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। कियोसाकी सिर्फ कैश फ्लो देख रहे हैं। ये पॉइंट है। जरूरी है कैश फ्लो, पर वो पूरी कहानी नहीं है। तीसरा सबक है अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, यानी अपनी नौकरी करते रहो पर साइड में अपना बिजनेस या इनकम देने वाले एसेट्स बनाते रहो। ये एक मालिक वाली सोच को बढ़ावा देता है, जो अच्छी बात है। आप सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं। सही। पर कुछ लोग मानते हैं कि इससे ऐसा लग सकता है कि पारंपरिक करियर ठीक नहीं है, उसे हतोत्साहित किया जा रहा है, जबकि कई लोगों के लिए वही सही रास्ता होता है। और चौथा सबक वो टैक्स और कॉरपोरेशंस के बारे में है। हाँ, कि अमीर लोग टैक्स बचाने और वेल्थ बनाने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं। ये अमीरों की स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश है। पर यहाँ एक बड़ी आलोचना है क्या? कि किताब इसे बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक ढंग से सरल बना देती है। अच्छा। टैक्स और कॉर्पोरेट कानून बहुत जटिल होते हैं। बिना ठीक से समझे या प्रोफेशनल सलाह लिए इस पर अमल करना रिस्की हो सकता है। समझ गई। और फिर आता है वो पांचवा सबक, जो सुनने में बड़ा अलग लगता है, पैसे का आविष्कार करना। द रिच इन्वेंट मनी। हाँ, ये सुनने में काफी बड़ा लगता है। इसका मतलब है कि सिर्फ मौके का इंतजार मत करो। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी फाइनेंशियल समझ, अपनी हिम्मत से खुद मौके बनाओ। अच्छा। उन अवसरों को देखो जिन्हें दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। ये है तो बड़ा प्रेरणादायक, फाइनेंशियल नॉलेज को इनोवेशन से जोड़ता है। पर आलोचना यह है कि ये सलाह थोड़ी अस्पष्ट है। हर किसी के पास कोई आइडिया या साधन नहीं होता ना पैसे का आविष्कार करने का। ये भी है। और आखिरी छठा सबक वो है कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अच्छा, मतलब ऐसी स्किल सीखो जो काम आए। हाँ, बिल्कुल। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, निवेश की समझ या कानून की बेसिक जानकारी। ये तो अच्छी सलाह लगती है। हाँ, लंबी अवधि के लिए ये बहुत अच्छी सलाह है। स्किल्स आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती हैं। पर यहाँ भी एक व्यवहारिक दिक्कत है। क्या? हर किसी के पास ये आज़ादी या वो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं होता कि वो कम पैसे पर सिर्फ सीखने के लिए काम कर सके। सही कहा। तो अगर हम निचोड़ निकालें, इस किताब की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, समीक्षाएं क्या कहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो है इसकी प्रेरणा देने की क्षमता। ये पैसे को लेकर, वेल्थ क्रिएशन को लेकर, रिस्क लेने को लेकर बनी बनाई सोच को चैलेंज करती है। हाँ, ये तो है। और मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल आइडियाज को कहानियों के जरिए आसान बनाती है। इसीलिए इतनी पॉपुलर हुई। और कमजोरियां क्या बताई जाती हैं? कमजोरियों में सबसे पहले ठोस स्टेप बाय स्टेप सलाह की कमी। क्या करना है बताती है, पर कैसे, उस पर ज्यादा गाइडेंस नहीं है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स, खासकर वो टैक्स और कॉरपोरेशन वाला चौथा सबक, वो जरूरत से ज्यादा सरल हैं। विचारों का दोहराव भी काफी है। अच्छा। और एक बड़ी बात यह कि ये काफी हद तक लेखक की अपनी कहानियों पर आधारित हैं, जिन्हें वेरीफाई करना मुश्किल है। यहां तक कि इस पर भी सवाल है कि रिच डैड असल में थे भी या नहीं, या वो काल्पनिक है। अरे। हाँ, या शायद कई लोगों को मिलाकर बनाया गया एक चरित्र हो। ओह,
इन सब आलोचनाओं के बावजूद इसका असर तो बहुत हुआ है। हाँ, असर तो जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कई लोगों के लिए ये पर्सनल फाइनेंस, रियल एस्टेट, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में पहला कदम बना। बिल्कुल। तो समीक्षाओं का निचोड़ यही है कि माइंडसेट बदलने के लिए, पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है। शायद 4.5 स्टार रेटिंग। लेकिन इसे एक कंप्लीट फाइनेंशियल गाइड या रोड मैप नहीं मानना चाहिए। तो मतलब इसे पढ़ें, सोचें, पर आंखें बंद करके फॉलो ना करें। हाँ, बिल्कुल। इसके आइडियाज पर अमल करने से पहले और ज्यादा गहरी और बैलेंस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये किताब सवाल पूछना सिखाती है, जो अच्छी बात है। सही कहा, सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? अगर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ही जरूरी है, जैसा किताब बार बार कहती है, तो आज के इस तेजी से बदलते इकोनॉमिक माहौल में फाइनेंशियल लिटरेसी की परिभाषा को खुद कैसे बदलने की, कैसे